नमस्कार। 2 दिन से मैं लापता था। 2 दिन से मैं नहीं आ पा रहा था अपने चैनल पे। रीजन बिंग मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और अभी उनकी तबीयत काफी बेटर है। वो हॉस्पिटल में ही है, लेकिन जल्दी वो रिलीव हो जाएंगे। इसलिए नहीं आ पा रहा था। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि 2 दिन तक मैं आपके सामने नहीं आ पाया, बट स्टिल थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग। 2 दिन तक मेरे को लोग पूछते रहे कि आप कहाँ हो। बहुत सारे लोग ट्विटर पे और बहुत सारे लोग मेल पे पूछते रहे कि रोहित भाई कहाँ हो, क्या हो गया। यही रीजन था, मैं बता भी नहीं पाया। अब आते हैं खबर पर। सुमित तीर साहब मेरे साथ हैं और सुमित सर से मैं बात करूंगा कि जो अमेरिका के एक व्हाइट हाउस के बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये है व्हाइट हाउस एशिया कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल। इन्होंने एक चीज बोली। इन्होंने ये बोला कि इंडिया अमेरिका का पार्टनर नहीं होगा, लेकिन इंडिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सुपर पावर होगा। मतलब इंडिया विल इटसेल्फ बी अ पावर। और ये जो पावर है, ये जो एक पावर हाउस इंडिया बनने जा रहा है, वो इकोनॉमिक पावर हाउस एज वेल एज डिफेंस पावर हाउस, यानी कि स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी होगा। ऐसा क्यों बोला अमेरिका ने, जो कि इतने जिसके अंदर इतनी वाइट सुप्रीमेसी है, जो कि किसी और कंट्री को उठते हुए नहीं देखना चाहता, उस कंट्री ने कुछ ऐसा बोला। क्यों बोला, इसी पे बात करने के लिए सुमित पीर साहब, सुमित सर को इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है, सब जानते हैं। फिर भी बता देता हूँ, सुमित सर इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और सुमित सर कई कंट्रीज में रह के काम कर चुके हैं। इनका इंटरनेशनल पे पकड़ जबरदस्त है। और सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। पहली चीज सर, ये अमेरिका का क्या गेम है। वो इंडिया को सुपर पावर बनते, वो तो किसी को, मतलब किसी को फूटी आंख नहीं सवाता था। उसे चाइना उठता नहीं पसंद आ रहा था, उसे रशिया उठता पसंद नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि यूरोप भी उठता पसंद नहीं आ रहा था। अब इंडिया पे क्यों मेहरबानी है? देखिए, रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आभार, और सभी हमारे दर्शकों को साधुवाद। सबसे पहले जो हमें यहाँ विषय समझना पड़ेगा, चढ़ते हुए सूरज को और और बहती हुई नदी को कोई रोक नहीं पाता। हम्म। देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इसका आपको प्रतिबिंब यूएस के स्टेटमेंट में दिख जाता है। अब इस पे जाएंगे कारण क्यों इंडिया कहता है यूएस। यूएस के लिए पहले समझना पड़ेगा अलाई का मतलब क्या। अलाई मतलब होता पट्टा, हिंदी में बोल दो पट्टा। अलाई का मतलब चल बेटा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बैठ जा। मुंडू नहीं कहते हम। अलाई हम्म। मतलब अमेरिका के लिए अलाई होता मुंडू। चल आज ना हमें अफगानिस्तान में बमबारी करनी, चल आजा मेरे साथ। चल आज ना वहाँ मोरक्को में कुछ पंगा काटना, आ जा हमारे पास। चल आज हम चल हम आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करते, तू ना यूक्रेन को हथियार भेजता रहे। वो होता है अमेरिका का अलाई। भारत के चाल चरित्र से अमेरिका समझ गया ये लोग मेरे बस में है नहीं, ये लोगों को मैं बस में नहीं ला सकता। ये यूके नहीं है जो मैंने कहा वो मान जाएगा, ये फ्रांस नहीं है, ये जर्मनी नहीं है, ये भारत है। भारत अपनी चाल चलता। हाथी कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता, हाथी अपनी चाल चलता है। और जिनका नेशनल एनिमल शेर हो, आप जानते हो शेर की ना एक टेरिटरी फिक्स्ड होती है रोहित भाई। शेर की टेरिटरी में कोई आता नहीं, किसी को बर्दाश्त करता नहीं। ये है भारत का चाल चरित्र। अब रशियन ऑयल की बात हो, यूएस के यूके के साथ ट्रेड की बात हो, जर्मनी के साथ ट्रेड की बात हो, रशिया के साथ ट्रेड की बात हो, वैक्सीन की बात हो, किसी चीज की भी आप बात करें, कहाँ भारत ने झुकाव दिखाया, कहाँ भारत ने डर दिखाया, कहाँ भारत के पैर कांप गए। पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी की बात हो, अमेरिका की सरजमीन पे जाके अमेरिका को उनकी औकात गिनाने वाला भारत, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को औकात दिखाने वाला भारत, अपना सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, हर चीज पे 5 साल में काम, 8 साल में काम करने वाला भारत, फॉरेन पॉलिसी का सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला 8 साल में भारत। और अब इतना बड़ा हो गया भारत, क्योंकि अमेरिका को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारा एलाई नहीं। एलाई का मतलब समझिए, एलाई होता है पट्टा। अलाई नहीं है, बड़ा पावर है, सुपर पावर इन मेकिंग है। अभी ये नहीं बोल रहे, बड़ा पावर तो बोल ही रहे। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे सुपर पावर इन मेकिंग भी बोलेंगे। रोहित भाई, जरा ये बोलने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, पर बोलना पड़ेगा। महादेव की अनुकंपा से बोलना पड़ेगा। दिन जरा दूर नहीं है। और जब हम बोलते थे तो लोग विश्वास नहीं करते थे। अब अमेरिकन बोल रहे, देखिए ये होती व्हाइट सुप्रीमेसी, सब देख रहे हैं। क्योंकि व्हाइट हाउस के घोड़े ने कहा, तो हम जैसे बोले, हम हमारे आपके से भाई बोले तो कोई विश्वास नहीं करता। कोई बात नहीं, हम देखिए, हम तो भाई, हम तो महादेव के भक्त हैं। महादेव के जो उनका आदेश होता है वैसे काम करते हैं। कोई बोले ना बोले, माने ना माने, पर अच्छी बात है अब हमारे भाई के दुनिया मान रही है। हम तो इसी बात से खुश हैं। बढ़ते हुए भारत को, चढ़ते हुए भारत को देख के हमारा
हृदय बाग बाग हो जाता है। और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है। अब देखिए, 2-3 चीजें फर्क बताऊं आपको। भारत का डिफेंस सिस्टम इंडिजीनियस हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी अपनी है, चुराई हुई नहीं है चाइना की तरह। भारत का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो 30% जिस पे जीडीपी डिपेंडेंट हो। भारत की इकोनॉमी इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा फर्क है। जो हम उगाते हैं खुद कंज्यूम करते हैं। भारत कहता आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ठीक है। भारत में कोई 200 जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है बिलियनर नहीं है। भारत में कोई 200 बिलियनर गायब नहीं है। भारत डज नॉट नीड एक्सपोर्ट्स टू सर्वाइव, व्हाइल चाइना नीड्स एक्सपोर्ट्स टू सर्वाइव। भारत का डेट केवल $600 बिलियन है, चाइना का डेट $45 ट्रिलियन है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री इज अ फार्मेसी टू द वर्ल्ड, भारत इज ग्रैनरी टू द वर्ल्ड, भारत इज अ सोलर सुपर पावर, भारत इज अ विंड पावर, भारत इज अ टेक्सटाइल पावर। भारत के एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन्स इज नाउ मोर देन चाइना, एंड वी मेक वेपन्स एट द फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, राइट। वी आर आईटी सुपर पावर एंड वी आर द मैन पावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी देखिए जर्मनी ने मोबिलिटी एग्रीमेंट क्यों किया, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी एग्रीमेंट, क्योंकि जर्मनी को भी पता जर्मनी के इंजन बिना भारत के मैन पावर और भारत के उससे नहीं चलेंगे। 40% डिपेंडेंस है चाइनीज स्पेयर्स पे। आप देखो, कहते हैं ना आखिर तुम्हें आना पड़ेगा पर जरा देर लगेगी। पहले इन्होंने बिलावल भुट्टो के साथ कोई स्टेटमेंट मारा था एक छोटा मोटा, अब एक तो वो रिट्रैक्ट कर दिया और यहाँ आके पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेरर इक्वल टू पाकिस्तान बोल दिया। ये पाकिस्तानी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बड़े परेशान थे, कह रहे जयशंकर साहब क्या जादू करते। मैंने कहा भाई जहाद और जादू में फर्क होता, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, तुम जहाद वहाद का लाइन चलाओ, तुम्हें जादू समझ नहीं आएगा। रोहित भाई, मैंने जब आपको बोला था आपके शो पे, किसी और शो पे मैंने बोला था, जो ओलाफ साहब गए थे चाइना, क्यों गए थे? 40% स्पेयर आता है चाइना से। मुझे वो पूछते हैं उन्होंने क्यों कहा इंडिया इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट चाइना। मैंने कहा जब 40% रॉ मटेरियल चाइना से था कैसे बोल देंगे? धीरे धीरे जैसे पलटा मारेगा तब बोल देंगे। नहीं तो जर्मन हमारे एफटीआई करने आ गए। और आपको बस बताऊं, चांदनी चौक गई थी मैडम शॉपिंग करने, मेट्रो में गई थी, और रोहित भाई दुपट्टा खरीदा हमारा, और रुपए कार्ड से, हमारे रुपए कार्ड से जो जर्मनी में चलता उससे पेमेंट की। ये देखिए भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको कंपेयर चाइना से कंपेयर की, चाइना का मीडियन एज हमसे 11 साल है। चाइना हाई रिच लिवरेज इकोनॉमी, चाइना का हर सेक्टर बैंकरप्ट हो रहा, हम सब सेक्टर उभरता हुआ। और चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो 2.1% आ गया, हमारा तो 6.9% है, और अगले 10 साल तक है। इन सब चीजों को देखे तो अब अमेरिका को भी ये मानना पड़ रहा है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, इट इज नॉट द डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया। इस चीज पे मोहर लगाने वाला हम अमेरिका का गोरा भी हो गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी is being endorsed by world's oldest democracy. That is the news. And this is not our media. This is not our person. This is not an Indian American. This is a typical American. But रोहित भाई, जब सूरज उगता है ना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंधेरे को घुटने टेकने पड़ते हैं। जिंदगी की सच्चाई ये है जी। राइट राइट। मेरा गला थोड़ा खराब है। एक एक क्वेश्चन ये कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी दिनों से खबरों में था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन खुद चाह रहा है कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, यूरोपियन यूनियन से बड़ी तो नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन से इग्नोर नहीं कर सकता। G20 की लीडरशिप अपने हाथ में है, और ऐसे ही टाइम पे यूरोप प्रेशर कर रहा है कि भाई ये एग्रीमेंट हो जाए। हालांकि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई और कंट्री से भी है। कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यूरोप क्या चाहता है इंडिया से? क्या इंडिया, चाइना तो वो उनका एक बहुत अच्छा पार्टनर की तरह है, और इंडिया से भी एक डिस्टेंस, एक दोस्ती अच्छी बनाने की फिराक में है। इंटरनेशनल पॉलिसी पे जब बात करें ना, तो वर्ड्स बहुत सोच समझ के बोलने पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी होता है। तो अच्छी दोस्ती बनाने की फिराक में चाइना से अच्छी पहले से है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने के बाद क्या इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है वो जैसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फिगर्स पे जा सकता है? देखिए रोहित भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बताऊं तो ये माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद है जो आप देख रहे हैं। साक्षात माँ कमला की अनुकंपा है हम पे, तभी ये चीजें हो रही है। देखिए पहले आप हमें एक चीज समझना पड़ेगा, डिकम्पलिंग विद चाइना इज अ रियलिटी।
इज अ रियलिटी। ये सुमित पीर का क्रिएट करा हुआ एक इमेजिनरी हाइपोथेसिस नहीं है। बहुत से लोग ना इमेजिनरी परसेप्शन पे हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और अपने आप को बहुत सुरता समझते हैं। यहाँ क्योंकि डिकपलिंग भी चाइना करनी है आपको। अब देखिए ब्रेक्सिट क्यों हुआ और जर्मनी का इसमें क्या कहानी, इसमें भी एक एंगल है। यूरोपियन यूनियन का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट करीब 350 बिलियन डॉलर का रहा है, करेक्ट? 350 बिलियन डॉलर, राइट। सुनिएगा, 350 बिलियन डॉलर ह्यूज मनी। जो छोटी कंट्री कोरेशिया की बात करें, ऐसी बहुत छोटी आइसलैंड की बात करें, सॉरी आइसलैंड नहीं, कोरेशिया की बात करें, नीदरलैंड्स की बात करें, जो छोटी ऑस्ट्रिया की बात करें, उनका मार्केट इज काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड बाय चीप चाइनीज गुड्स जो सीसीपी सब्सिडाइज करके वहां देता है। हम यूरोपियन यूनियन में 3 बड़े पावर थे ट्रेडिशनली, एक फ्रांस, जर्मनी और यूके। यूके में भी चाइनीज सामान आने लगा था और चाइना दाएं बाएं से घुस रहा था। और जब ये सब चीजें हुई और तभी कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट की भी बात हुई, यार हमें यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना वरना यूके यूके ही नहीं रहेगा। अब ये जो छोटी मोटी कंट्रीज थी ये सारी परेशान थी चाइनीज सामान को लेके, पर चलती किसकी थी? फ्रांस की और जर्मनी की। अब जर्मनी की कहानी बताता हूँ आपको। ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट था, सुनिएगा, ट्रेड डेफिसिट था इसके साथ, बट जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था। जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था क्योंकि चाइनीज को क्या चाहिए? बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, खूब गाड़ियां बिकती थी और जर्मन इंजीनियरिंग बिकती थी। पर धीरे धीरे चीनियों ने जर्मनी के साथ भी क्या गेम खेला, उन्हें लगा यार हमारा ट्रेड सरप्लस है, चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस रखना बहुत बड़ी बात होती है। ट्रेड सरप्लस है क्योंकि धूर्त किस्म के मक्कार लोग हैं ये। अब उससे ज्यादा ऊपर का वर्ड मैं यूज करना नहीं चाहता, ना बहुत वर्ड है मेरे पास। उन्होंने धीरे धीरे क्या कर लिया, चाइना में एंजेला मर्केल वगैरह के थ्रू चाइना के स्पेयर पार्ट या जो रॉ मटेरियल है वो धीरे धीरे वहां डलवाना शुरू कर दिया। अब आपके पास कहने को ट्रेड सरप्लस तो, पर 40% आपका रॉ मटेरियल चाइना से आने लगा, तो जर्मनी को भी फंसा लिया दूसरे एंगल से। डायरेक्टली नहीं फंसा पाए, इनडायरेक्टली फंसा पाए। अब जर्मनी ने, आपने देखा होगा, चाइनीज वायरस के बारे में कुछ नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। यूरोपियन यूनियन को लगा यार हम जर्मनी के चक्कर में पिस रहे हैं। सबसे पहले आवाज उठाई फ्रांस ने। जब से ब्रेक्सिट हुआ तो यूके तो खूब खुल के तो चाइना के बारे में बोल रहा, फ्रांस ने आवाज उठानी शुरू कर दी। और फ्रांस के भी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में क्या लिखा, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में, विल बी अ वॉर टाइम इकोनॉमी, और उन्होंने भारत का आत्मनिर्भर भारत को एंडोर्स किया और बोला वी विल हैव टू आल्सो डू दैट। और G20 की प्रेसिडेंसी पे मैक्रोन साहब ने क्या ट्वीट किया, वासुदेवम कुटुंबकम, और मोदी जी को बधाई दी। तो तीन तीन भारत की चीजें एंडोर्स कर रहा फ्रांस, वॉर टाइम इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत और वासुदेवम कुटुंबकम। ये अब मैक्रोन साहब एंडोर्स कर रहे हैं, फ्रांस एंडोर्स कर रहा है। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, हमारा दूसरा या तीसरा हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आफ्टर कभी तीसरा हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है, पर हमारे साथ उनका ट्रेड बैलेंस्ड है, स्लाइटली हमारे फेवर में है। अब जब चाइना से डिकपल करना है, आप देखिए यूके के प्रेसिडेंट जब पीछे बोरिस जॉनसन साहब आए थे, उससे पहले यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट मैडम आई थी यहाँ पे, गांधी जी की समाधि पे भी चढ़ाई, फूल भी चढ़ाए। उन्होंने कहा यार हमें आप जल्दी ट्रेड एग्रीमेंट करो। तब रेस लगी थी, यूके ट्रेड एग्रीमेंट करेगा पहले या यूरोपियन यूनियन करेगा, और वो खुद आई थी, हमने बुलाया नहीं था। अब फिर क्या हुआ, फिर यूके के एग्रीमेंट में सुल्ला ब्रेमन वाला थोड़ा पेज फंस गया, और फिर यहाँ से जर्मनी कहता मुझे भी ट्रेड एग्रीमेंट करता है, इसराइल से हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला पास हो गया, उनके पार्लियामेंट ने एंडोर्स कर लिया, यूएई वाला हमारा उनसे रुपी ट्रेड की बात चल रही है। यहाँ से सऊदियों ने जीसीसी के थ्रू अपनी खुद बात चलाई के, देखिए बात ठंडे बस्ते में पड़ गई थी, सऊदीज डिड नॉट कम डायरेक्ट, बट जीसीसी के थ्रू कहते आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। तो ये हो क्या रहा है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंटों की बौछार क्यों लग रही है, जड़ी क्यों लग रही है? आंसर इज वेरी सिंपल रोहित भाई, डिकपलिंग फ्रॉम चाइना। It is as simple and plain as that. It cannot be more directly said. Decoupling from China is happening, और जितना चाइना गिर रहा है, और मैं तो भान महादेव की बड़ी अनुकंपा है हम पे, जितना चाइना गिर रहा है उतना हमारे, बिकॉज वी आर द नेचुरल अल्टरनेट। कल मुझे किसी एक डिबेट में किसी ने पूछा व्हाई वी आर अ नेचुरल अल्टरनेट टू चाइना। मैंने कहा आप चाइना को केवल ना आप कॉस्ट में मत देखिए, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, बांग्लादेश में भी कॉस्ट कम है, शायद हमसे भी कम है, बट अगर आपको बड़ी इंडस्ट्री चलानी है, आपको क्या चाहिए, मैं चीजें गिनाता हूँ। आपको चाहिए रेलवे, आपको चाहिए सी पोर्ट्स, आपको चाहिए एयरपोर्ट्स, आपको चाहिए वेयर हाउसिंग, आपको चाहिए मैन पावर, आपको चाहिए कैपिटल, आपको चाहिए फॉरेक्स, आपको चाहिए स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड मैन पावर, आपको चाहिए लैंड एरिया, आपको चाहिए नो हाउ, आपको चाहिए गवर्नमेंट सपोर्ट, आपको चाहिए डेमोक्रेसी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप डोमेस्टिकली कितना बड़ा मार्केट देते हो। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड।
बांग्लादेश वो नहीं है, उन्होंने आईएमएफ को लिख चुका है पैसे चाहिए। वियतनाम, कंबोडिया वो नहीं। व्हाई आर वी ओनली सीइंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट इज वन फैक्टर, there are at least 15 more factors which are considered: stability of the government, political stability, foreign exchange stability, exchange rate stability, macroeconomic parameters, average age, median age, addition of middle class to the economy, purchase power parity is an important criteria. जिन लोगों को ये लगता है इट्स ओनली कॉस्ट, सॉरी सर, यू आर मिस्टेकन, इट्स नॉट द कॉस्ट। कम से कम 15 चीजें देखती है, और उसमें इंडिया इज द नेचुरल ऑल्टरनेट, क्योंकि चाइना खत्म हो चुका है। चाइना इज इकोनॉमिकली अनस्टेबल, पॉलिटिकली अनस्टेबल, और ओवरऑल चाइना इज अनस्टेबल। और आपका आईपीआर तो वहां रहते ही नहीं, आज नहीं तो कल आपका आईपीआर वो चुरा लेंगे। ये तो मानने की बात है। चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। और चाइना का मार्केट क्या है? चाइना का मार्केट ही नहीं बचा। चाइना इज नॉट अ इंटरनल कंज्यूमर इकोनॉमी एज वी आर। तो अब जब डिकपलिंग हो रही है तो बट नेचुरल, देखिए इसलिए मैंने अपनी माताओं का पहले मतलब उनका ध्यान किया, तो उन्हें धन्यवाद किया था, क्योंकि जब डिकपलिंग हो रही है रोहित भाई, बट नेचुरल ऑप्शन तो हम ही है ना, और तो कोई है ही नहीं। और बताइए दुनिया में किसके पास इतने क्रेडेंशियल है जो हमसे compete करे? सो माता की ऐसी अनुकंपा, माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद है, जिसको आना यही आना। हाँ, विल गेट लॉयन शेयर, छोटा इधर उधर मिलेगा, किसी को छोटा 19-20 का मिलने दीजिए। द लॉयन शेयर हैज टू कम टू इंडिया, दैट इज आई कैन गिव यू इन राइटिंग एंड इन कन्विक्शन एंड विद 100% कन्विक्शन एट माय कमांड। राइट। अच्छा, एक चीज और जो खबर आ रही है उस हिसाब से, इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट सॉरी, वो आने वाले इंडिया अब नेक्स्ट मंथ 26 जनवरी पे हमारे चीफ गेस्ट होंगे। साथ में इजिप्ट इंडिया का प्लेन तेजस खरीद सकता है। मैं एक तो ये पूछना चाहूंगा कि तेजस जिसको अभी हमने इधर बेचा, अब इजिप्ट भी उठा रहा है और अर्जेंटीना भी इजिप्ट में तेजस में बहुत ज्यादा 12 कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रहा इंटरेस्टेड है। है। 12 12 कंट्रीज कंट्रीज। इंटरेस्टेड है, या इनफैक्ट इधर हमने मलेशिया को तो दे ही दिया है, लगभग दे दिया, इनफैक्ट लगभग दे चुका, वो फाइनल हो चुका कहानी। ये चीज के व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस, एंड क्या ये जो इंजन है, जेट इंजन, कभी इंडिया बना पाएगा? रोहित भाई, शुभ समाचार ये है, 12 से 17 कंट्रियां तेजस की लिस्ट में है। पहले हम 16 यूनिट बनाते थे, हमने प्रोडक्शन 32 कर दी। आज मैं क्या बताऊं, प्रभु का ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे पास बनाने की कैपेसिटी कम है, ऑर्डर ज्यादा पड़े हैं। अपनी अपनी एयरफोर्स के 100-150 ऑर्डर तो अपनी करीब 130-35 ऑर्डर तो अपनी एयरफोर्स के पड़े हैं। तो एचएएल ने कैपेसिटी बनानी है। आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, बड़ा अच्छा विषय छेड़ा आज आपने। सबसे पहली बात देखिए, एयरक्राफ्ट में हमारे पास जो कमी है, जहां कमी है या जहां थोड़ा कम है, वो है एयरक्राफ्ट इंजन में। जी की दुकान बेंगलोर में है, रोल्स रॉयस की दुकान बेंगलोर में, सैफरॉन की दुकान बेंगलोर में है, रेशन इंजन भी बनते हैं, और एक और कंपनी में नाम याद नहीं आ रहा, वो पैटर्न भी विटनी, हाँ, पैटर्न विटनी। करेक्ट, उसकी भी दुकान यहाँ पे है। अभी एक खबर आई है मेरे पास, मैं आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई, बट जहां तक मुझे पता है, राफेल एम इज बीइंग सिलेक्टेड बाय नेवी फॉर द नेवी पर्पसेस। राफेल एम में क्या होगा कि राफेल एम जब होगा तो इंजन सैफरॉन को यही बनाना पड़ेगा उसका। इट्स अ डील, इट्स अ पार्ट ऑफ द डील। और जब इंजन यहाँ बनेगा तो इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी। हमारा दो चीजें और आपको बता दूं, हमारा जो करीब 72 सीट तक का, 32 और 72 सीट के जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, उसके प्रोटोटाइप्स भी हमारे तैयार है। इंजन की कमी है, तो इंजन का शुभ समाचार भी आ गया। और एक और चीज आपको बताऊं रोहित भाई, हमारा एक टाइम एविएशन मार्केट होता था 4,000 पर ईयर। आपको पता है इस साल या लास्ट साल, अभी अभी जो इस साल ऑलमोस्ट एयर मार्केट के नंबर आ रहे हैं 4 मिलियन पर ईयर। अभी हम जहाज बाहर, जो छोटे जहाज है, बाहर से मंगा रहे हैं। मेरा अंदेशा ये है कि गवर्नमेंट विल सून स्टॉप इंपोर्टिंग एरोप्लेन्स, क्योंकि जहाज हमारा प्रोटोटाइप रेडी है, छोटा बड़ा हम बना सकते हैं। इंजन की कमी थी, उस पर भी माँ महादेव की अनुकंपा होगी, इंजन भी यहीं बनने लगेगा। So very soon India will be the biggest aviation market of the world. India is the, mark my words, sir. India is the biggest, is in making of the biggest aviation industry, where we'll make small aircrafts on our own and we'll make also engines on our own. 32 से 72 सीट के वेरिएंट भी हमारे पास तैयार है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इंडिया विल आल्सो, और एलसीए तेजस वगैरह का इंजन तो अपना ही लगेगा आने वाले टाइम में। और इंडियन बनाने की जो कैपेसिटी है वो भी आएगी, एलसीए के लिए नहीं, एलसीएच के लिए ही नहीं, बल्कि 32 सीटर, 72 सीटर, और जो छोटे एयरक्राफ्ट लगते हैं ना इनमें, प्राइवेट फ्लाइट्स में जो काम होते हैं, 12 सीटर, 8 सीटर एंड ऑल, ये सारे वेरिएंट्स भी यहीं बनेंगे। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, बिकॉज
क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, अब एनीवे वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड इन एविएशन, और आने वाले टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट हम बनेंगे, बिकॉज वी आर एडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल टू द मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड। दैट इज द डिफरेंस। और जितने हम एयरपोर्ट खोल रहे हैं उतने दुनिया में कोई नहीं खोल रहा है। सून विद इन 10 years we'll exceed the airports, will exceed the total number of airports of United States of America। और आपको एक और बात बताऊं, जितने आजादी के 65 सालों में एयरपोर्ट कांग्रेस रिजीम में खोले थे, उससे ज्यादा एयरपोर्ट पिछले 8 साल में खुले हैं। दे आर ऑपरेशनल। दिस इज न्यूज आई वांट टू टेल यू। नाउ वी आर इन द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं मैं हर चीज डाटा के साथ बात करता हूँ। परसेप्शन की दुकान मैंने नहीं खोली। राइट राइट, बहुत बढ़िया। और सर एक चीज और जो फाइनल आपसे क्वेश्चन कि ये जो इंडिया का जो तेजस है, इसका टक्कर में लाए थे वो JF-17, जेएफ मतलब जॉइंट फाइटर। वो जॉइंट फाइटर कुछ ज्यादा जॉइंट दिखा नहीं, उसमें जॉइंट्स इतने खराब थे कि वो खुलता दिख रहा है। क्या उसका JF-17 फेल हो चुका है? देखिए रोहित भाई, पीछे एक बात रह गई थी। एक और चीज हम कर रहे हैं, इजिप्ट के साथ हमारा जो भी ट्रेड है केवल $7 बिलियन का, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है। बट इजिप्ट के पास तेल भी है, इजिप्ट के पास गैस भी है। हमारी डिपेंडेंस थी ना कतरी गैस पे। इजिप्ट के पास तेल भी है, गैस भी है। इजिप्ट, और अगर जो पीछे PFI पे क्रैक डाउन हुआ है, वहां वहां सबसे बड़े तार किसके मिले? 2 लोगों के मिले। आपकी बार ISI के नहीं मिले बड़े तार। बड़े तार मिले हैं PFI के केस में मुस्लिम ब्रदरहुड के और टर्की के। टर्की को बैलेंस कर, मुस्लिम ब्रदरहुड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दुनिया में? किसने मुस्लिम ब्रदरहुड का वाट लगा दी? फतेह अल सीसी, जनरल फतेह अल सीसी, इजिप्ट। और टर्की का दुश्मन कौन है जिसे टर्की से नहीं बनती? आर्मीनिया, ग्रीस और यहाँ इजिप्ट। तीनों को हम सशक्त कर रहे हैं। और एक और बात बताओ आपको, और अगर आपको, अब आप सुपर पावर इन मेकिंग हो, अगर आपको नॉर्थ अफ्रीका या मीना को कंट्रोल करना है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इज कॉल्ड मीना, तो आपको क्या चाहिए इसमें? यू नीड इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसा बंदा है जो आपके, इजिप्ट और साउथ अमेरिका अगर आपके दोस्त है, यू हैव 2 पावर सेंटर्स इन अफ्रीकन कंटेस्ट, एंड इजिप्ट आपके पास है जो मीना का एरिया है। नाउ यू हैव सऊदीज विद you have Bahrain with you have UAE with you, and you have Egypt with you. Egypt is going to be a strategic powerhouse, और जो tourism potential अभी मैं उसको गिन ही नहीं रहा। I am telling you, फतेह अल सीसी वाला जो 26 जनवरी को बुलाया, it's a master stroke of the Modi government. It's a diplomatic checkmate, because this will take you to a different levels, और ये potential जो है कम से कम $100 बिलियन तक जा सकता है। तो आपकी तेल की भी व्यवस्था हो जाएगी, गैस की भी व्यवस्था हो जाएगी। वो हमसे क्या ले रहे हैं? मिनरल और मिनरल ऑयल ले रहे हैं, और हमारे पास उनको देने को बहुत है, उनसे लेने को बहुत है, और हम अपना वर्चस्व भी बढ़ा रहे हैं। दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, ये इसको लेके JF-17। हाँ, देखिए रोहित भाई, JF-17 में एक बार एक पाकिस्तानी एंकर से भी पूछा, मैंने कहा यार सुनने में तुम्हारा 50% JF-17 ग्राउंडेड है। कह रहा नहीं ज्यादा है, ज्यादा है। मैं अच्छा चलो, मैंने कहा टुडे आई एम चैरिटेबल विद द वर्ड्स। रोहित भाई, आपके शो पे हमने बात की थी JF-17 में 3 कमियां। फर्स्ट ऑफ ऑल, JF-17 कैन बी रिफ्यूल्ड इन द एयर, सो इट्स नॉट अ पोटेंट मशीन। दूसरी कमी क्या? इसका जो एंकरेज है ना, जिसपे रडार लगता है, देसी रडार टाइप कुछ लगाना है, चाइनीज रडार, वो एंकरेज ही टूट जाती है। रडार बहुत हेवी है। हमारे जो तेजस है उसका डिटेक्शन रेंज इज डबल देन JF-17 वन। दूसरे, इसके फ्यूजलाज में क्रैक्स आते हैं, फ्यूजलाज में क्रैक्स आते हैं बॉडी में। तीसरी, जहां विंग्स जुटती है वहां क्रैक्स आएंगे। और चौथी बात, इसमें केवल चाइनीज हथियार लगेगा। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो इजेक्शन सिस्टम है ना, पायलट को निकलने का इंजेक्शन सिस्टम, वो चलता नहीं है। इसीलिए जो JF-17 है वो केवल 2 कंट्रियों ने लिया था, वो भी उनके साथ कोई डील की थी इन्होंने। उसके अलावा किसी कंट्री ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। और हमारे तेजस की लाइन लगी पड़ी है, कह रहे भैया हमें जहाज दो, जबकि तेजस JF-17 से महंगा है। वही कहते हैं ना चाइनीज माल का, चले तो रात तक, नहीं तो चांद तक। देखिए, चाइनीज खिलौने विलौने होते, ये चलते। वैसे भाई में कोविड के टाइम में एक बार पाकिस्तान ने चाइना से मास्क बनाए थे। बोला ये सीरियस कह रहा हूँ, नॉट ऑन द लाइटर साइड। और जब कंसाइनमेंट आई तो उसमें चड्डियां मिली। अब ये पता नहीं यूज थी अनयूज थी, क्या थी, मतलब मास्क की जगह चड्डियां। मैंने कहा चड्डी का भी तो मास्क बन सकता है अगर आप क्रिएटिव हो तो आपको लगता कि चाइना जो अपना हथियार रशिया से लेता है, उनकी मेन फ्लीट में क्या सुखोई,
अपने हथियार वो रशिया से लेता और इनको अपना झुंझुना बना के भेज दिया। अब चाइनीज टैंक पे तो हमने बात की थी, इसका रेडिएटर गर्म हो जाता है। बोले बोले दुश्मन आ रहा है, बोले इंशाल्लाह वेट करो, रेडिएटर जब ठंडा हो जाएगा तोप चलेगी। और ये JF-17 है रोहित भाई, 50 से ज्यादा % फ्लीट इज ग्राउंडेड एंड देयर इज नो आंसर। आपको मैंने बताया था ये एक MiG-35 या किसी के कॉप वेरिएंट था जिसको रशिया में डिस्कार्ड किया गया, उसी फ्रेमवर्क पे वो फ्रेमवर्क चीनियों ने चुराया और उसी पे ये बनाना शुरू कर दिया। सर चाइना के पास टेक्नोलॉजी कहाँ, कौन सी टेक्नोलॉजी चाइना के पास है? यू नेम वन टेक्नोलॉजी व्हिच चाइनीज हैव इन्वेंटेड, नेम वन व्हिच वी यूज। कौन सा यूज करते हैं? चीप चाइनीज इज द ओनली गेम बियॉन्ड कॉस्ट, वो भी CCP सब्सिडाइज करती है। बियॉन्ड कॉस्ट देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट चाइना। टेक्नोलॉजी एंड चाइना आर ऑक्सीमोरॉन्स। टेक्नोलॉजी एंड चाइना आर ऑक्सीमोरॉन्स, व्हाट आर वी टॉकिंग हियर? तो चाइनीज जहाज बनाएंगे और वो जहाज चलेगा भी। एक बार बताओ, लोग हमारे MiG-21 को कहते थे फ्लाइंग कॉफिन, बकवास करते, जबकि अगर कोई फ्लाइंग कॉफिन है और ऑपरेशनल है वो है JF-17। और हम इस पे शो कर चुके, फिर भी दर्शकों को एक बार याद दिला दे। We have lost in last 20 years, we have lost 152 pilots. China has lost 2000 or 3000, I can't remember the number. 2000 pilots. That will tell you how reliable is Chinese aircraft industry and how reliable is Chinese aviation. इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं होगा। Though we should not count that. हमें बहुत दुख होता है कि अपने देश का सिपाही कहीं का भी मरे, बट जहाँ हमारे भारत की अस्मिता की बात होगी, भारत के गौरव की बात होगी, हमें चीजों को, अगर परतों को खोलना पड़ेगा, हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे और परतें खोल लेंगे। और किसी के बाप से मैं डर नहीं लगता, क्योंकि अगर ये आपको बताता है कि चाइना की औकात कहाँ है, चाइना की एविएशन इंडस्ट्री कहाँ है, और उन्हीं का JF-17 बना हुआ ये दुनिया को फतेह करने चले हैं। देखिए मुझे लगता है ये जो गजवाए हिंद है, लैंड जहाज, लव जहाज, वो लगता है कभी एक बार ये ना सुनने को पाकिस्तान जी अब जहाज कर रहा है। एयरक्राफ्ट जहाज भी हो सकता है, क्या हो सकता है। वैसे भी भूलिएगा मत रोहित भाई, भूलिएगा मत, it took only radicalized 18 or 19 people to do World Trade Center. 19 लोग थे बस। तो मतलब इनको हल्के मत में लेना नहीं है इस एरिया को। ओनली 19 लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर किया था, 19 रेडिकलाइज्ड जहादीस। There were 20, एक को अमेरिका ने पहले ही अरेस्ट कर लिया था। हाँ, और उससे पूछताछ नहीं की गई, 20 थे, उससे पूछताछ नहीं की गई। और अब ये भी अपने आप में एक किस्सा है कि 20 थे, 20 में से एक को वो कहीं पे फ्लाइंग एक इंस्टीट्यूट में गया जहां पे प्लेन चलाना सिखाते थे। उसने जाकर के बोला कि मुझे हवा में प्लेन चलाना सिखा दो, टेक ऑफ लैंडिंग मत सिखाओ। और टेक ऑफ लैंडिंग मत सिखाओ तो उसने शक हुआ, जो वहां पे इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने पुलिस को कॉल किया, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उससे पूछताछ कभी नहीं की गई। और 11 सितंबर अटैक के बाद पूछताछ की गई, तब पता चला ये तो 20वां था जो पहले अरेस्ट हो गया। तो अमेरिका में भी ऐसी पॉलिसीज होती है। सऊदियों के साथ व्यापार के कुछ तो साइड इफेक्ट आएंगे ना। और ये भी एक उस समय खबर थी कि जब अटैक हुआ था उसके बाद सबसे पहले अमेरिका से सऊदी बिन लादेन ग्रुप के जितनी भी बिन लादेन ग्रुप के लोग थे और सऊदी बिन लादेन फैमिली के जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया था। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। JF-17 जो है प्लेन, उस पर भी और अपने तेजस पर भी साथ में और लेटेस्ट खबर एक नई आपको देंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सभी दर्शकों को नमस्कार, साधुवाद, जय हिंद, हर हर महादेव।